हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे बजट 2023-24 का। और हम देख रहे हैं कि मैंने जो ये पीडीएफ उठाया है वो की हाइलाइट्स ऑफ बजट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे से मैंने लिया है। आप देखो, की फीचर्स ऑफ बजट 2023-24 है जो कि फरवरी 2023 में रिलीज़ किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमारा विज़न क्या है अमृतकाल का। अमृतकाल क्या है? तो इंडिया एट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस टू इंडिया एट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, दिस 25 ईयर्स विल बी द अमृतकाल एज पर आवर प्राइम मिनिस्टर। तो विज़न क्या है हमारे अमृतकाल का? तो 3 विज़न रखे गए हैं। सबसे फर्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिटीजन विद फोकस ऑन यूथ। सेकंड क्या है? तो ग्रोथ होना चाहिए विथ जॉब क्रिएशन। फिर तीसरा क्या है? तो स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का मतलब हुआ कि पूरे नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब वास्ट एरिया। मैक्रो मीन्स लार्ज एंड माइक्रो मीन्स स्मॉल। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करते हैं प्रायोरिटीज़ का। उसके पहले ये जान ले कि हमारे अमृतकाल का गोल क्या रखा गया है। तो हमारे अमृतकाल का 3 गोल है। सबसे पहला है इंक्लूसिव वेलफेयर, सेकंड है टेक्नोलॉजी इनेबल डेवलपमेंट एंड थर्ड है वर्चुअस साइकिल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 गोल्स भी आप याद रखिएगा। मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि आप पीडीएफ पे डिपेंडेंट ना रहें, साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाओ। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रायोरिटीज़ का। तो हमारे जो प्रायोरिटीज़ सेट किए गए हैं वो 7 हैं, जिसका नाम दिया गया है सप्तर्षि। आप देखोगे कि पिछले कई वर्षों से हम लोग इस टाइप का पंचामृत, सप्तर्षि, इस टाइप की नॉमिनेशंस हम लोग कर रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि प्रायोरिटीज़ कैसे है। तो हमारा सप्तर्षि है, सप्तर्षि तारा आपने देखा होगा, तो वो कॉन्स्टलेशन के ही आधार पर रखा गया है। तो अमृतकाल का है क्या क्या? तो सबसे पहला है कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ये सभी को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अभी बस ये जानो कि ये 7 है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट, रीचिंग द लास्ट माइल, यूथ पावर, फाइनेंशियल सेक्टर, ग्रीन ग्रोथ, अनलीजिंग द पोटेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ये देखो, आप सभी को एक साथ देख पाओगे। ठीक है, तो ये हमारे 7 प्रायोरिटीज़ एरियाज़ हैं। अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे कहाँ से? तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट से। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसका मतलब क्या हो? सबका साथ सबका विकास। इंक्लूसिव मतलब हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इंक्लूड करना है। मतलब यदि डेवलपमेंट हो रहा है तो किसी सिर्फ एक सेक्शन का नहीं होना चाहिए, बल्कि सारे सेक्शंस का होना चाहिए। पुअर से पुअर लोगों का, या फिर रिच लोग जो हैं वो डेवलप्ड ऑलरेडी हैं, बट उनका भी डेवलपमेंट का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव्स का। तो बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले हम लोग को डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना है। बिल्डिंग एन एक्सेसिबल, इंक्लूसिव एंड इंफॉर्मेटिव सॉल्यूशन फॉर फार्मर्स। मतलब कि जो फार्मर्स हैं वो लोग को अब हमेशा कोई भी साइंटिस्ट की ज़रूरत पड़ी, चलो उनके फील्ड में डिजीज़ है, तो हमेशा आप साइंटिस्ट को बुला के नहीं ला सकते, लेकिन डिजिटली तो सॉल्व कर सकते हैं। यदि उन्होंने एक फ़ोटो भेजी कि हमारे में इस टाइप का सिम्टम आ रहा है हमारे फील्ड में, तो उसको डिजिटली सॉल्व किया जा सकता है। तो ये हुआ। दूसरा हुआ सेटिंग अप एग्रीकल्चर एक्सलरेटर फंड। मतलब एग्रीकल्चर को और एक्सलरेट करने का, उसकी स्पीड को और तेज़ करने के लिए फंड का सेटअप होना ज़रूरी है। उसके बाद है टारगेटेड फंडिंग। इस बार जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट रखा गया है वो है 20 लाख करोड़, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन करो। उसके बाद फिर है सेटिंग अप ऑफ वाइडली अवेलेबल स्टोरेज फैसिलिटी। हमारे इंडिया में क्या है कि बहुत सारा स्टोरेज लॉस हो जाता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जिसको बोलते हैं, वो हो जाता है काफ़ी। मतलब हॉर्टिकल्चर के केस में 30 to 40% है। यदि हम लोग उसको कमा के 5 to 10% पे ले आए तो आप सोच सकते हो कि हमारा ग्रोथ कितना ज़्यादा हो सकता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? तो हमारे पास सफिशिएंट स्टोरेज कैपेसिटी होनी चाहिए, जो कि नहीं है, तो वो सेटअप करना है। फिर मेकिंग इंडिया ग्लोबल हब फॉर मिलेट। तो हमें ग्लोबल हब बनाना है इंडिया को। आपको पता है कि 2023 हैज़ बीन चूजन बाय UNGA एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट।
और जो मिलेट है उसको ही नाम दिया गया है श्री अन्न का। तो श्री अन्न के लिए हमें ग्लोबल हब बनाना है और ऑलरेडी हमारा जो इंडिया है वो मिलेट प्रोडक्शन में अग्रणी स्थान पे है, फर्स्ट स्थान पे है। ठीक है, यहाँ पे है ANB हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू बी लॉन्च्ड। ANB मीन्स आत्मनिर्भर भारत। जो हमारा आत्मनिर्भर भारत है उसके लिए हॉर्टिकल्चर क्लीन प्लांट प्रोग्राम लॉन्च किया जाना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के जो क्रॉप्स हैं वो हमें गवर्नमेंट की नर्सरी से मिलनी चाहिए, वो भी हाई क्वालिटी, डिजीज़ फ्री। तो ऐसे हमारे हब बनाए जाएंगे। उसके बाद फिर बिल्डिंग डिजिटल पब्लिक, ये मैंने बता दिया है। तो आपका यही है, आप एक बार देख लेना इसमें कि रिकॉर्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है, और एक बार आप अभी जो नया एडवांस एस्टिमेट निकल के आया है उसे देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में वो बजट से ज़्यादा जो न्यू रिलीज़ है फूड एंड एग्रीकल्चर का वो आप एक बार देख लेना। फिर है सबका साथ सबका विकास में हेल्थ सेक्शन पे आते हैं। मैंने बता दिया है, अभी एक बार मैं आपको रिकैप करवाती हूँ कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट में क्या है। तो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका एग्री स्टार्टअप के लिए एग्रीकल्चर एक्सलरेटर फंड लेके आया जाएगा। फिर आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम तैयार किया जाएगा। इसके लिए मैं आपको एलोकेशन भी बता दूँ, 2200 करोड़ हैं जो एलोकेट किए गए हैं फॉर हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स एंड फॉर डिजीज फ्री एंड क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। उसके बाद फिर PM मत्स्य संपदा योजना भी लॉन्च किया गया है, इसी के अंदर मैं बता दूं, जिसके लिए 6000 करोड़ का रखा गया है टारगेट फॉर। ये क्यों है? ताकि जो एफिशिएंसीज हैं और मार्केट का एक्सपेंशन किया जाए और उसको और इफ़िशिएंट बनाया जाए। और उसके बाद एक मैंने पॉइंट ऐड किया था कि एग्रीकल्चर क्रेडिट है वो इस साल का क्या रहने वाला है, तो 20 लाख करोड़ है। ठीक है, उसके साथ ही साथ जो पैक्स है हमारे यहाँ प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें 63,000 जो पैक्स है ना उनको कंप्यूटराइज किया जाए, उनको डिजिटाइज किया जाए। ठीक है, उसके बाद फिर श्री अन्न का ग्लोबल हब बनने के लिए इंडिया की बात की गई है और इसके लिए NIMR हैदराबाद रिस्पॉन्सिबल होगा। NIMR मीन्स नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च। ओके, उसके बाद फिर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा एग्रीकल्चर के लिए। अब चलते हैं हम लोग हेल्थ के सेक्टर पे। तो हेल्थ में क्या है कि 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाएंगे। सिंपल है, सिकल सेल एनीमिया है उसको एलिमिनेट किया जाएगा, और सिकल सेल एनीमिया का एलिमिनेशन जो रखा गया है ईयर, वो रखा गया कि 2047, मतलब कि इंडिया के इंडिपेंडेंस का 100वें साल तक सिकल सेल एनीमिया का एलिमिनेशन हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर जॉइंट पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल रिसर्च टू बी इनकरेज्ड वाया सिलेक्ट ICMR लैब्स, मतलब कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट मेडिकल सेक्टर में भी बढ़ना चाहिए। न्यू प्रोग्राम टू प्रोमोट रिसर्च इन द फार्मास्यूटिकल्स टू बी लॉन्च, ये भी रिसर्च से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एजुकेशन एंड स्किलिंग की। तो एजुकेशन के लिए क्या है, तो रिवैम्प्ड टीचर्स ट्रेनिंग वाया डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, वो क्या करेगा कि टीचर्स को ट्रेन करेगा। जब टीचर्स ट्रेन होंगे तभी वो अच्छे से स्टूडेंट्स को हैंडल कर पाएंगे और क्या रिक्वायरमेंट है प्रेजेंट डे में स्टूडेंट्स की उसको समझ पाएंगे और टैकल कर पाएंगे। फिर नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ओपन करने की बात किया जा रहा है, क्योंकि देखो अभी कोविड के टाइम पे आपने देखा कि बहुत सारे स्कूल्स, बहुत सारे फिजिकली आप नहीं जा सकते उस सेंटर्स पे, तो इसीलिए डिजिटल लाइब्रेरी किया जाएगा, जिसमें कुछ ऐप्स आएंगे और उससे आप डाउनलोड करो और उसमें ना दुनिया भर की किताबें आप पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो ये लॉन्च किया जाएगा फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंस। States will be encouraged to set up physical library at पंचायत एंड वार्ड लेवल एंड इट इज़ वेरी गुड इनिशिएटिव। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि पंचायत में या विलेज में जो कि बाहर जाके नहीं पढ़ सकते और उनको घर में भी पढ़ने के लिए कोई वैसे इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा। यदि सारे स्टूडेंट्स एक जगह जाके कोई रीडिंग रूम हो वहाँ पे वो जाके स्टडी करें तो उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, प्लस वो मोटिवेटेड इन्वायरमेंट में काम कर पाएंगे। ठीक है, फिर है द बिग टेंट दैट अकोमोडेट ऑल, मीन्स लाइक अम्ब्रेला, जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ें आ सकती हैं।
तो इसमें क्या है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो अचीवमेंट्स हैं उसको बताया गया है। अब क्या अचीवमेंट है हम लोग देख लें थोड़ा। तो सबसे पहले है कि इंश्योरेंस कवर फॉर 44.6 करोड़ पर्सन अंडर PMSBY एंड PMJJY। ये दोनों सुरक्षा बीमा योजना है, ये दोनों इंश्योरेंस स्कीम्स है। एक PMSBY मीन्स प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड PMJJY मीन्स प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। तो ये दोनों योजनाएं हैं इंश्योरेंस कवर। इसमें 44.6 लाख करोड़ पर्सन हैं जो इसके अंडर अवेल किए हैं इसको। उसके बाद 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट, मतलब जनधन जो बैंक अकाउंट है उसमें 47.8 करोड़ लोगों ने इनरोल किया है, मीन्स उन्होंने अकाउंट खुलवाया है। 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन ऑफ 102 करोड़ पर्सन, मतलब डबल डोज है, कुछ लोगों ने ट्रिपल डोज भी लिया है, इसीलिए 220 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं 102 करोड़ लोगों का। फिर 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन अंडर उज्ज्वला योजना। So 11.7 करोड़ हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्टेड अंडर SBM। SBM मीन्स स्वच्छ भारत मिशन। फिर 9 करोड़ ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन टू रूरल हाउसेस। ओके, देन कैश ट्रांसफर ऑफ 2.2 लाख करोड़ टू ओवर 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर PM किसान। PM किसान मीन्स प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं आपके नाबार्ड में पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट रखी जाएगी, तो इसलिए कुछ डेटा को याद रखना ज़रूरी है, कुछ फुल फॉर्म को याद रखना ज़रूरी है। वो फुल फॉर्म को ऐसे नहीं पूछते, PMSBY उन्हें पूछना है तो वो एस को अंडरलाइन करेंगे और बोलेंगे व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन PMSBY, तो उसके लिए आपको याद रहना ज़रूरी है। उसके बाद फिर बात करते हैं रीचिंग द लास्ट माइल। फिर मैं एक बार आपको रिकैप करवा दूं। हेल्थ सेक्टर में जो हमने देखा है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है ना, हेल्थ एक्सपेंडिचर, वो अभी GDP का 2.1% हो गया फाइनेंशियल ईयर में। पॉइंट टू बी नोटेड, फाइनेंशियल ईयर 23 में जो GDP का ग्रोथ रेट है मतलब हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो 2.1% ऑफ GDP है। सिकल सेल एनीमिया के एलिमिनेशन किया जाना चाहिए 2047 तक। 157 न्यू नर्सिंग कॉलेजेस होने चाहिए। फिर रिसर्च इन फार्मास्यूटिकल्स होनी चाहिए जो कि जेनेरिक मेडिसिन लेके आएंगे, और ये जेनेरिक मेडिसिन जनरली जो होते हैं वो थोड़े सस्ते दामों में मिलते हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ाया गया है और ये फाइनेंशियल ईयर 23 में 2.9% तक रहा है। फिर रिवैम्प्ड टीचर ट्रेनिंग होनी चाहिए, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी खुलनी चाहिए, फिजिकल लाइब्रेरी ऑफ पंचायत एंड वार्ड लेवल होना चाहिए। PMKVY 4.0 भी लॉन्च किया गया है, ये मैं एडिशनली बता दूं। ये PMKVY क्या है, तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है जो कि रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करेगी। साथ ही साथ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम्स भी चलाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। अब बात करते हैं रीचिंग द लास्ट माइल। तो इसमें क्या, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन टू बी लॉन्च्ड। तो इसमें PVTG क्या है, तो पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, मतलब ये जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना, इनके डेवलपमेंट के लिए ये मिशन लॉन्च किए गए हैं। फिर सेकेंडली क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बी गिवन फॉर द सस्टेनेबल माइक्रो इरिगेशन इन ड्रॉट प्रोन एरिया ऑफ कर्नाटका। थर्ड, मोर टीचर्स टू बी रिक्रूटेड फॉर 740 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं उसके लिए और भी टीचर्स को रिक्रूट किए जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर है भारत श्री टू बी सेट अप फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस। जो एंशिएंट इंस्क्रिप्शन है, बहुत पहले के जो इंस्क्रिप्शंस हैं, उसके लिए भारत को सेटअप किया जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट में क्या देखते हैं कि इंसेंटिव टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोडक्टिव कैपेसिटी, ये क्या करेगा, ये इम्पैक्ट करेगा राइज इन ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब यदि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग में यदि काम करेंगे तो इससे हमारा एम्प्लॉयमेंट का भी जनरेशन होगा और साथ में हमारे देश का ग्रोथ भी होगा। इसमें क्या क्या है पॉइंट्स, तो देखते हैं। इंक्रीज्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट आउटले बाई 33.4% टू ₹10 लाख करोड़। ठीक है,
फिर कंटिन्यूएशन ऑफ 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन टू स्टेट गवर्नमेंट टू इंसेंटिवाइज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। आप देख लो कि यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट करना चाहती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपील कर सकती है कि मुझे लोन चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन देगी स्टेट गवर्नमेंट को वो 50 ईयर तक इंटरेस्ट फ्री रहेगा। आप सोच लो कितनी अच्छी इनिशिएटिव है। उसके बाद हाईएस्ट एवर कैपिटल आउटले ऑफ 2.4 लाख करोड़ फॉर रेलवे, आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हैं। 100 ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड फॉर एंड टू एंड कनेक्टिविटी फॉर पोर्ट्स, कोल, स्टील, फर्टिलाइजर सेक्टर्स। फिर क्रिएटिंग अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इन टायर 2 एंड 3 सिटीज़ बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ UIDF। तो हम लोगों ने पहले टीयर 1 जो सिटीज़ है उसके डेवलपमेंट के लिए हमने बात किया, रूरल डेवलपमेंट के लिए RIDF फंड भी है। तो अभी अर्बन डेवलपमेंट के लिए UIDF फंड का गठन किया जाना है। UIDF क्या है? तो ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, और एक RIDF होता है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड होता है। ठीक है। फिर अनलीजिंग द पोटेंशियल ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस, जो हमारा तीसरा सप्तर्षि का जो प्रायोरिटीज़ था वो थर्ड प्रायोरिटी यही था। इसमें क्या है कि कुछ मेजर्स लिए गए हैं और उसका एक्सपेक्टेड आउटकम है। यदि आप कोई भी मेजर लेते हो, आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसका एक्सपेक्टेड आउटकम आपका क्या होगा कि मेरा नाबार्ड क्लियर हो जाए। तो इसी तरीके से गवर्नमेंट भी यदि कोई मेजर लेती है तो वो दिमाग में सोच के चलती है कि फ्यूचर में मेरा ये आउटकम आने वाला है, इसलिए मैंने ये स्टेप लिया है। तो फर्स्ट वन क्या है? मेक AI इन इंडिया, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो हमें इम्पोर्ट ना करना पड़े, हम इंडिया में ही AI बनाएंगे। तो इसके लिए 3 स्पेशलाइज्ड AI सेंटर्स टू बी सेटअप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इससे क्या होगा कि AI बेस्ड सॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड सस्टेनेबल सिटीज़ में इससे मदद मिलेगी। फिर नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इनेबल एक्सेस ऑफ एंटोनमाइज्ड डेटा फॉर रिसर्च बाय स्टार्टअप्स एंड एकेडेमिया। इससे क्या होगा ना कि यदि किसी के पास कोई डेटा है, बाय द वे कोई डेटा चाहिए बहुत सारा, आप एक चीज़ देखते होंगे कि आपने कोई एक चीज़ सर्च किया कि चलो एज सच कोई प्रोडक्ट आपने सर्च किया। अब आप देखोगे कि आप इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, आपको ना ऐड के सेक्शन में वो वाली ही ऐड मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके डेटा को स्टोर किया और उसके हिसाब से आपके सारे सर्च को की, ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो इसी तरीके से यदि डेटा मिलता है किसी को तो उसको स्टार्टअप और या फिर एकेडेमिया, जो लोग पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं, जो उस क्षेत्र में विकसित करना चाहते हैं, उनको हेल्प होगा। फिर विवाद से विश्वास 1 है। देखो, एक पहला तो है विवाद से विश्वास सिंपल, ये जो टैक्स पेयर्स थे उसके लिए 2019 या 20 में ये आया था। बट अभी ये विवाद से विश्वास 1, ये क्या है? तो ये MSME के डेवलपमेंट के लिए है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? तो रिलीफ टू MSME अफेक्टेड ड्यूरिंग द कोविड पीरियड। कोविड पीरियड के टाइम पे बहुत सारे MSME थे वो अफेक्ट हो गए थे, तो उनको रिलीफ प्रोवाइड करेगा। सेकेंडली है विवाद से विश्वास 2, फॉर ईजियर एंड स्टैंडर्डाइज सेटलमेंट ऑफ स्कीम्स। बहुत सारी स्कीम्स हैं, उस डिस्प्यूट्स हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स, जो कि स्टेट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या फिर किसी भी तरीके का गवर्नमेंट और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के बीच में है, उसके सेटलमेंट का काम करेगा। ठीक है। उसके बाद फेज़ 3 में जो क्या है कि कोर्ट्स की जो हम लोग बात करते हैं ना, कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखो, कोई भी केस हम लोग फाइल करते हैं तो उसमें दो पार्टीज़ होती हैं। सिंपल, यदि उसमें से कोई भी एक पार्टी मिसिंग है तो आपका वो डेट खराब हो जाएगा, वो डेट पार हो जाएगा। यदि फाइलिंग कोर्ट की बात करें तो ऑनलाइन तो कहीं से भी कोई भी कनेक्ट कर सकता है। फिर उसके लिए कंपल्सन भी होगा कि हाँ, आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन कनेक्टिविटी है। और इससे क्या होगा कि ईजियर एंड फास्टर मोबिलाइजेशन ऑफ आपके केसेस होंगे। ठीक है। फिर साथ में जस्टिस भी अच्छी होगी। ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं आया नहीं तो उसके पक्ष में ये बात रख दी गई है, या फिर मेरा वकील अच्छे से काम नहीं किया, समथिंग लाइक डैट, ऐसा नहीं होगा। फिर एंटिटी डिजी लॉकर टू बी सेट अप फॉर द यूज़ ऑफ बिजनेस इंटरप्राइज एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। इससे क्या होगा? फैसिलिटेटिंग सिक्योर ऑनलाइन स्टोरिंग एंड शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद द बिजनेस इकोसिस्टम। देन सेटिंग अप ऑफ 100 लैब्स फॉर 5G सर्विसेज। देखो, अब 5G 4G करते करते
अब 5G का ज़माना आ गया, तो हमारे लिए 5G सर्विसेज के लिए भी 100 लैब्स का सेटअप होना है। और इससे क्या होगा कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, साथ में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी। बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो अपने जो मोस्ट ऑफ द स्टफ्स हैं उसको ऑनलाइन टैकल करते हैं, तो उनके लिए और इजी हो जाएगा। फिर R&D ग्रांट फॉर लैब ग्रोन डायमंड सेक्टर, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस सेक्टर में होनी चाहिए, तो लैब ग्रोन डायमंड्स में। इससे क्या होगा कि हम लोग जो डायमंड्स हैं मेनली वो इम्पोर्ट करते हैं, जो ज्वेलरी वगैरह के लिए करते हैं वो क्या होगा कि डिपेंडेंसी हमारे पास घट जाएगी, हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत कम पड़ेगी हम लोग, क्योंकि अपना लैब ग्रोन डायमंड ग्रो करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रीन ग्रोथ की। ग्रीन ग्रोथ में जब हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं कि 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्लांट डेवलप करेंगे। यहाँ आप देखो, तो 500 न्यू वेस्ट टू वेल्थ प्रोग्राम डेवलप करेंगे। ये किसके अंडर है, तो गोवर्धन स्कीम के अंदर है। तो गोवर्धन में आपने बहुत पहले से पढ़ा होगा, क्योंकि ये स्कीम चलती आ रही है और हमेशा हमेशा इसका नाम आते रहता है। तो एक बार आप गोवर्धन का क्या फुल फॉर्म होता है आप देख लेना और कमेंट में भी लिखना। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड जो है वो क्या है, सेकंड है आपका PM प्रणाम टू बी लॉन्च्ड। यहाँ से चल रहा है PM प्रणाम टू बी लॉन्च। ठीक है, इट विल इंसेंटिवाइज स्टेट एंड यूटीज टू प्रमोट यूजेज ऑफ अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर। इसमें क्या है, जो हमारा केमिकल फर्टिलाइज़र है उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना है और उसको कन्वर्ट करना है किससे, तो हमारा जो अल्टरनेटिव फर्टिलाइज़र का मेथड है, लाइक वर्मी कंपोस्ट हो गया या फिर सिंपल कंपोस्ट हुआ या फिर मैन्योर्स हुआ, तो उस पर हम लोग को डाइवर्ट करना है। जिसमें प्रणाम का क्या फुल फॉर्म है, चलो ये मैं ही बता देती हूँ। प्रणाम मीन्स प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ओके, उसके बाद फिर एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या है, तो टू बी नोटिफाइड अंडर NPA टू इंसेंटिवाइज सस्टेनेबल एक्शन। फिर है सस्टेनेबल इकोसिस्टम डेवलपमेंट। इकोसिस्टम का भी तो डेवलपमेंट सस्टेनेबल मैनर में होना चाहिए, तो उसके लिए दो चीज़ है, एक है मिष्टी, दूसरा है अमृत धरोहर। मिष्टी जो है वो मैंग्रोव प्लांटेशन, जो कोस्टलाइन है हमारा उसमें मैंग्रोव प्लांटेशन को इम्प्रूव करने के लिए, उसको और प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए मिष्टी प्रोग्राम लाया गया है। और साथ में अमृत धरोहर है, जो कि हमारा वेटलैंड है, वेटलैंड को धरोहर की तरह समझो। तो जो हमारा वेटलैंड्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ऑप्टिमल यूज़ करने के लिए अमृत धरोहर प्रोग्राम लाया गया है। उसके साथ साथ कुछ अदर इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे कि 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स टू फैसिलिटेट फार्मर्स टू अडॉप्ट नेचुरल फार्मिंग। फिर प्रमोशन ऑफ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, प्रमोशन ऑफ कोस्टल शिपिंग फॉर एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन एंड फंड टू बी एलोकेटेड फॉर रिप्लेसिंग ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स। अब हम लोग बात करेंगे यूथ पावर की। यूथ पावर मीन अमृत पीढ़ी, मतलब ये जो 25 साल के जो लोग हैं ना, जो इसमें सरवाइव कर रहे हैं एज ए यूथ, वो सभी अमृत पीढ़ी में आ रहे हैं। इनके लिए क्या क्या है, तो इनके लिए सबसे पहले तो है कि PMKVY 4.0 लॉन्च किया गया। ये मैंने पहले ही बताया था इसके पहले। तो PMKVY 4.0, PMKVY का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसमें क्या है कि इट विल कवर न्यू कोर्सेज लाइक कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इस सब को बढ़ावा देगा। फिर दूसरा क्या है, मेजर्स टू बूस्ट टूरिज्म सेक्टर। जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बूस्ट करना है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे, जैसे केरला देख लो, गोवा देख लो, हिमाचल प्रदेश देख लो, ये सभी है वो टूरिज्म पे ही बेस्ड है। और ये सभी, यदि टूरिज्म नहीं होता तो ये बहुत पिछड़े हुए होते, बट टूरिज्म है, इसकी वजह से ये बहुत आगे हैं। मतलब आप सोच सकते हो कि टूरिज्म की वजह से कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और कितना इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो सकता है। तो टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाना है। एटलीस्ट 50 डेस्टिनेशंस टू बी सेलेक्टेड थ्रू चैलेंज मोड टू बी डेवलप्ड एज अ complete package for domestic and foreign tourists. Then state will be encouraged to set up unity mall for promotion and sale of ODOP. ODOP stands for one district and one product, GI and handicraft product.
ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ भी आपको, चलो गोवर्धन में आप चीटिंग भी कर सकते हो कि गोवर्धन का यहाँ पे फुल फॉर्म दिया हुआ है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन। ठीक है, बाकी आपको सब पता ही है, परिणाम मैंने बता दिया था, मिष्टी भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब बात करते हैं क्या फाइनेंशियल सेक्टर का। तो फाइनेंशियल सेक्टर में क्या है, तो सबसे पहला तो है कि सेटिंग अप ऑफ नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री, इसको सेटअप करना है। इससे क्या होगा, टू इनेबल इफिशिएंट लेंडिंग, मतलब इफिशिएंटली हम लोग पैसे दे पाएंगे, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इन्हांस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। दूसरा बात किया गया सेटिंग अप ऑफ सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर, मतलब सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर भी सेटअप होना चाहिए। तीसरा क्या है, महिला सम्मान बचत पत्र, इसके लिए 9,000 करोड़ हमारी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। ये क्या है, तो वन टाइम न्यू स्मॉल सेविंग स्कीम है जो कि 2 साल के लिए होगा और मैक्सिमम 2 लाख रुपए कोई एक वुमेन वहाँ पे सेव कर सकती है। फिर तीसरा क्या है, तो बेनिफिट फॉर सीनियर सिटीजन, जो सीनियर सिटीजन है उनके बेनिफिट को बढ़ा दिया गया है। जैसे देखो उसमें क्या किया गया है, तो जो मैक्सिमम डिपॉजिट पहले था सीनियर सिटीजन का सेविंग बैंक में वो 15 लाख होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप सेविंग बैंक में। ठीक है, जिसको बढ़ा के अब कर दिया गया 30 लाख, मीन्स 30 लाख तक आप सेविंग बैंक में डिपॉजिट रख सकते हैं। और दूसरे भी कुछ इंसेंटिव्स है, जैसे लाइक इनिशिएटिव टू प्रमोशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी इन जिफ्ट IFSC, फिर क्रिएट मोर ट्रेंड प्रोफेशनल इन सिक्योरिटी मार्केट वाया अवार्ड ऑफ एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अच्छा, जिफ्ट जो है, जिफ्ट सिटी ये कहाँ पे है, तो हमारा अहमदाबाद गुजरात में है। फिर क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME आया है, फॉर एक्सपेंडेड कॉर्पस अंडर द रिवैम्प्ड स्कीम टू इनेबल एडिशनल कोलेटरल फ्री गारंटी क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे फिस्कल मैनेजमेंट की। हम लोग फाइनेंशियल सेक्टर देख लिया, फिस्कल मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो इसमें क्या है कि इसको मैंने पहले भी बताया कि यदि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना चाहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना चाहता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो टाइप के होते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स किसी को सैलरी देना है, किसी को पेंशन देना है, मतलब जिससे कि रेवेन्यू फिर जनरेट नहीं होता, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा हुआ जैसे आपने रेलवेज़ बनाया, आपने रोडवे बनाया, आपने पोर्ट्स बनाया, जिससे कि थोड़े लॉन्गर टाइम के बाद फिर हमारे पास रेवेन्यू जनरेट होना लग जाए। तो इस टाइप के एक्सपेंडिचर के लिए, कैपेक्स के लिए 50 ईयर्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट्स को, टू बी स्पेंड इन कैपिटल एक्सपेंडिचर विद इन 2023-24, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में। पार्ट ऑफ द लोन इज कंडीशनल ऑन स्टेट इंक्रीजिंग एक्चुअल कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड पार्ट ऑफ आउटले विल बी लिंक्ड टू स्टेट अंडरटेकिंग सेवरल रिफॉर्म्स। उसके बाद फिर फिजिकल डेफिसिट ऑफ 3.5% ऑफ GSDP अलाउड फॉर स्टेट, 0.5% टाइड फॉर पावर सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, मतलब कि जो GDP की बात नहीं हो रही है, ये GSDP की बात हो रही है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात हो रही है। उसमें 3.5% का फिजिकल डेफिसिट को टॉलरेट किया जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाद में हुआ, उसके बाद क्या है, तो फिजिकल कंसोलिडेशन है, टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट टू बी बिलो 4.5% बाई 2025-26। मतलब कि जो हमारा GDP का जो जो हमारे कंट्री का फिजिकल डेफिसिट है वो 4.5% हो जानी चाहिए, इसका टारगेट रखा गया फॉर द ईयर 2025-26। अब हम बात करेंगे इंडियन इकोनॉमी बैक्ड विद स्ट्रॉन्ग माइक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल। आप इसमें देख सकते हो कि जो % ऑफ GDP दिया गया है, आप इसको एक बार ज़रूर देखना कि इसमें क्या क्या कहा गया है। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए। जिसमें बहुत ज़्यादा पूछा जाता है फिजिकल डेफिसिट, तो वो है 5.9% रहने वाला फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24। ओके, उसके बाद फिर GST का मंथली आप देख सकते हो, हालांकि ज़रूरी नहीं है आपको GST मंथली देखने का। फिर उसके बाद फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा वो कितना किया जा रहा है, तो इसको भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो NPA है, NPA आप देख रहे हो कि लगातार घटता हुआ नज़र आ रहा है, और हमारा NPA सही में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है RBI के साथ कि हमारा NPA डिक्रीज़ हुआ है, और ये अच्छी बात है।
साथ में साथ हम लोग देख सकते हैं कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, कितना है, उसके बाद होलसेल प्राइस है एंड रिटेल प्राइस है जो कैसे कन्वर्ट्स कर रहा है, इसको हम लोग देख सकते हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि आपने पेशेंस के साथ इतना सुना है। आई होप कि ये सेशन अच्छा होगा। ये जो टैक्स प्रपोजल है इसको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।